पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? सर कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या एक पिता अपनी बेटी को रील बनाने के लिए मार सकता है, या पड़ोसियों के इस ताने से नाराज होकर कि बाप बेटी की कमाई खाता है? क्या ये ताना तब भी किसी की मौत का कारण बनेगा जब पिता महीने के लगभग 17 लाख रुपए कमा रहा हो? बेटी ने अपनी मेहनत से एक बिजनेस खड़ा किया, मालिकाना हक पिता को न मिलना, क्या ये है मर्डर की असली वजह? ऐसे तमाम सवाल गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस से जुड़े हैं। आज के शो में इन्हीं के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मंच पर आए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान की भी करेंगे। विदेशी मीडिया को तस्वीर वाली चुनौती देकर तस्वीर साफ कर दी है। प्रधानमंत्री का जेसीबी वाला मजाक उड़ाते मुख्यमंत्री को कहां से समझाइश मिली है, ये भी जानेंगे। 2 राज्यों की करेंगे बात जो मजदूरों को हिरासत में लेने पर भिड़ गए हैं, और जानेंगे कि वडोदरा पुल हादसे पर आई जांच रिपोर्ट से क्या पता चल रहा है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Spector's, Sensodyne K and Sharda University. Mrs. Spector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight. गुरुग्राम में रहने वाली 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव एक प्राइवेट टेनिस एकेडमी चलाती थी। अलग से कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को भी टेनिस की ट्रेनिंग दे रही थी। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी, लेकिन 10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे सब कुछ खत्म हो गया। सुशांत लोक एक्सटेंशन स्थित घर में उनकी हत्या कर दी गई। इल्ज़ाम उनके पिता दीपक यादव पे। राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने इस मामले में FIR लिखवाई। उसके मुताबिक राधिका अपने पिता दीपक और मां मंजू के साथ सेक्टर 57 में मौजूद घर में रहती थी। तीनों लोग पहली मंजिल पर और कुलदीप ग्राउंड फ्लोर पे। 10 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे कुलदीप ने तेज़ आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही कुलदीप पहली मंजिल की तरफ भागे। देखा कि उनकी भतीजी किचन में अचेत पड़ी है, फर्श पे खून बिखरा हुआ है। इसी बीच कुलदीप का बेटा पीयूष भी पहली मंजिल पे आ जाता है। दोनों राधिका को उठाते हैं, सेक्टर 56 स्थित एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ राधिका को मृत घोषित कर दिया जाता है। FIR में कुलदीप की तरफ से कुछ और ब्यौरे भी दिए जाते हैं। राधिका एक बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी, बहुत सारी ट्रॉफी उसने जीती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी हत्या क्यों कर दी गई। दीपक के पास .32 बोर की रिवॉल्वर है, वो वहीं पड़ी हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि मर्डर के समय राधिका की मां मंजू दूसरे कमरे में थी। उन्हें बुखार था। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद वो किचन की तरफ दौड़ी। इस बीच पुलिस की तरफ से बयान आए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि दीपक ने अपनी बेटी के हत्या का इल्ज़ाम कबूल लिया है। ये भी कि पिता और बेटी के बीच टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर अनबन थी। दीपक को पसंद नहीं था कि बेटी अलग से पैसे कमाए। आस पड़ोस के लोग ये भी तंज कसते थे कि दीपक अपनी बेटी के पैसों पर जी रहा है। पुलिस के द्वारा अक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस हत्याकांड में तरह तरह के एंगल्स निकाले जा रहे हैं। मसलन दीपक यादव का आर्थिक रूप से संपन्न होना और किराए की प्रॉपर्टीज से लाखों की कमाई होना। एक एंगल ये भी है कि बेटी का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और रील्स बनाना दीपक को पसंद नहीं आता था। बातें ये भी हो रही हैं कि दीपक चाहता था कि बेटी की टेनिस एकेडमी का मालिकाना हक उसके पास हो, यानी दीपक के पास हो। इन सारे एंगल्स पे बात करेंगे। पहले जानते हैं राधिका की कहानी। 23 मार्च 2000 इस दिन राधिका का जन्म हुआ। अपने भाई धीरज के साथ बड़ी हुई। पिता दीपक यादव की ओल्ड गुरुग्राम में कार पार्ट्स की दुकान थी, दीप एक्सेसरीज के नाम से। परिवार आर्थिक रूप से स्टेबल था। राधिका की पढ़ाई स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से हुई।
साल 2018 में उसने 12वीं पास किया कॉमर्स से। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत से ही राधिका को टेनिस में रुचि थी। पिता दीपक ने उसकी ट्रेनिंग करवाई और इसका फल जल्द ही देखने को मिला। पहले स्टेट और फिर नेशनल लेवल पर राधिका की पहचान बन गई। कई सारे टूर्नामेंट्स में उसने हिस्सा लिया। कई सारे मेडल्स और ट्रॉफीज़ उसके झोली में आई। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग में इंटरनेशनल लेवल पे 113वीं रैंक पे वो पहुंच गई और हरियाणा में 5वें नंबर पे, दोनों रैंकिंग विमेन डबल्स की। एक टेनिस प्लेयर के तौर पर राधिका को उसकी स्पीड और गेम सेंस के लिए जाना जाता था। हर्षिनी विश्वनाथ, सुन वीफान, मारुरी सुहीता जैसी जाने मानी टेनिस प्लेयर्स के साथ राधिका ने मुकाबले खेले और अपना नाम बनाया। लेकिन इस स्टोरी में करीब 2 साल पहले एक ट्विस्ट आया था। साल 2023 में एक मैच के दौरान राधिका को कंधे में चोट लगी। टेनिस खेलना बंद करना पड़ा, लेकिन टेनिस के लिए राधिका का पैशन कम नहीं हुआ। उसने कोचिंग पर फोकस किया, एक टेनिस एकेडमी खोली जहां यंग प्लेयर्स को ट्रेन किया जाने लगा। एकेडमी से मिले पैसों ने राधिका को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी और इसी को लेकर पिता के साथ तनाव की स्थिति बन गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अब आते हैं अलग अलग एंगल्स पे और कुल 3 एंगल्स पे बात कर रहे हैं हम लोग। पहला, बेटी की कमाई पर जीने के लिए दीपक यादव पर तंज कसे जाते थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रेंटेड प्रॉपर्टीज से दीपक की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। कई जगहों पर यह आंकड़ा महीने का 16 से 17 लाख का बताया जाता है। दूसरा, टेनिस एकेडमी के मालिकाना हक को लेकर विवाद। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दीपक यादव चाहता था कि उसकी बेटी की एकेडमी का मालिकाना हक उसके पास हो, जैसा हमने पहले बताया। तीसरा एंगल कि राधिका की सोशल मीडिया पर मौजूदगी दीपक को पसंद नहीं थी, खासकर उसका रील्स बनाना। इन सब एंगल पे हमने साथी पत्रकारों से बात की, लेकिन पहले थोड़ी सी बात सोशल मीडिया वाले एंगल पे। दरअसल चोट लगने के बाद से ही राधिका अपना करियर बनाने के लिए अलग अलग डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रही थी। इसी सिलसिले में उसने सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी बढ़ाई, रील्स बनाई जिनमें वो अपनी लाइफस्टाइल और टेनिस अचीवमेंट्स दिखाती। 1 साल पहले उसका एक म्यूजिक वीडियो भी आया था। कारवां नाम से वीडियो में राधिका के कुछ रोमांटिक सीन्स थे। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपक को ये सब पसंद नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े अभिमन्यु हजारिका ने राधिका और दीपक को जानने वाले कुछ लोगों से बात की है। बातचीत में सुशांत लोक एक्सटेंशन RWA के प्रेसिडेंट पवन यादव ने बताया कि कुछ स्थानीय लोग राधिका की सफलता को हजम नहीं कर पा रहे थे। उसकी एक रील पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट कर दिए गए थे। घर वाले नाराज हुए, इसके चलते राधिका को अकाउंट डिलीट करना पड़ा। इसी तरह टेनिस सर्विस लेने वाली एक क्लाइंट ने कहा कि राधिका ने बताया था कि उसके माता पिता रूढ़िवादी हैं, बहुत प्यारी लड़की थी, वो हमें कोचिंग देती थी, ये बताती कि कैसे अपना गेम अच्छा करना है। अब सुनते हैं साथी पत्रकारों को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राधिका यादव को कुल 4 गोलियां लगी। जो FIR है उसके हिसाब से दीपक यादव यानी उसके पिता ने 5 गोलियां चलाई थी। इसमें से 1 गोली मिसफायर हुई होगी। जो FIR है उसके हिसाब से दीपक यादव ने ये कहा कि उस वक्त उसने राधिका को गोली मारी जब वो किचन में थी और पीठ उसकी तरफ थी। अब जाहिर सी बात है, पहली गोली के बाद आदमी उसी पोजीशन में खड़ा नहीं होगा। हो सकता है राधिका मुड़ी हो या फर्श पर गिरी हो, इसके बाद उसने बाकी गोली चलाई। तो FIR में भी 5 गोलियां चलाने की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोली बॉडी से निकली, 1 गोली आर पार हो गई थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मोटिव को लेकर जो बातें हो रही है, 3-4 बातें हो रही है। एक ये कि गांव वाले ताना मारते थे और इसकी वजह से पिता टेंशन में थे, जो FIR में भी है। दूसरी ये कि बहुत सारे लोग कहते थे तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो। तीसरी उसके सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की बात। लेकिन ये तीनों चीज़ें बड़ी हल्की हैं। पहली कि ताना मारने की बात, तो ताना क्यों? सोशल मीडिया पर राधिका ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला था जो आपत्तिजनक हो, बल्कि उससे ज़्यादा तो ये है कि पेशेवर टेनिस प्लेयर होने की वजह से जो वो कपड़े पहनती थी और प्लेयर्स को पहनने होते हैं स्ट्रेच के लिए, वो छोटे थे, उस पर ताना मार सकते थे, लेकिन वैसा नहीं था। जिस म्यूज़िक एल्बम की बात हो रही है वो 1 साल पुरानी है। 1 साल बाद उस म्यूज़िक एल्बम पर बाप को गुस्सा है, ये भी गले नहीं उतरती। जो बेटी की कमाई खाने की बात है, तो अभी मई में इसी साल टेनिस एकेडमी खोला था गुरुग्राम में। दीपक यादव ने ही खोला, सारे पैसे दीपक यादव ने दिए। और एज ए प्रोफेशनल प्लेयर बहुत ज़्यादा पैसे कभी नहीं कमाए राधिका ने कि उससे घर चले। तो घर चलने वाली बात भी गले नहीं उतरती, बल्कि इसके मुकाबले ये है कि पिछले 15 सालों में दीपक यादव ने अपनी बेटी के प्रोफेशनल करियर पर बहुत पैसे खर्च किए, कई करोड़ रुपये अगर एकेडमी को भी जोड़ लें। और जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होता था खुद ट्रैवल करते थे साथ लेकर। तो पैसे अब भी घर जो है दीपक यादव चला रहे थे। लेकिन क्या हुआ कल सुबह 10:30 बजे उस कमरे के अंदर जहाँ बाप और बेटी थे, क्योंकि माँ तो अलग कमरे में थी, इसकी पूरी सच्चाई अभी आई नहीं। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही असल में जो मोटिव मकसद है कि क्या था इसके पीछे, सिर्फ ताना मारना, बेटी की कमाई, ये बात थोड़ी सी अभी गले नहीं उतर रही है। एक्चुअल में इसके पीछे कोई और एंगल, कोई और वजह, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों मारा।
जो एक सवाल होता था हमेशा कि क्या पेरेंट्स बच्चों को मार सकते हैं, कम से कम राधिका जिस तरीके से मारा गया है, ये बात तो अभी तक तो है कि हाँ एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है। इस मर्डर केस ने सबको चौंकाया। ओलंपियन नीरज चोपड़ा भी बोले। जो कहा उसका सार था कि हरियाणा की महिला खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम करती है, परिवार में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो महिला खिलाड़ी अच्छा कर रही हो, परिवार उन्हें आदर्श की तरह देखें, बढ़ावा दें, अगुआ बनने दें उन्हें। इस हत्याकांड के कारण सोशल मीडिया पे गिनाए जा रहे हैं। पुलिस भी वजहें बता रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो डराता है, उम्मीदें तोड़ता है। एक लड़की ज़िंदगी भर की मेहनत के बाद अपना नाम बनाती है, चोट खाती है, फिर खड़ी होती है, एक बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करती है, स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन उसका अंत उसके ही किसी अपनों के हाथों होता है, ऐसा कहा जा रहा है। ये दुखद है, पूरी दुनिया में हो रहा है। खबर की सबसे त्रासद बात एक साथ कई जगहों पे घट रही है और यही तथ्य हमें सबसे ज़्यादा डराता है। इस खबर को फिलहाल यहाँ विराम देते हैं। अपडेट्स लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की ओर। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पे बोले। IIT मद्रास के 62वें कन्वोकेशन में डोभाल चीफ गेस्ट थे। ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाने और झूठ फैलाने वालों को लेकर सवाल हुआ तो डोभाल ने कहा कि विदेशी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन आप हमें एक फ़ोटो दिखा दीजिए जिसमें भारत को नुकसान पहुँचा हो। Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this area, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases. डोभाल ने और क्या कहा, खास बातें जानिए। पहली बात, भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, कोई गलती नहीं हुई। दूसरी बात, हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तीसरी बात, चीन ने डिफेंस कम्युनिकेशन को 5G बनाने में 12 साल और $300 अरब खर्च किए, लेकिन भारत के पास इतना समय या पैसा नहीं था। फिर भी 2.5 साल में भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी 5G टेक्निक बना ली। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। इसमें 4 देशों में उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, उन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। अब इस यात्रा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और विदेश मंत्रालय के बयानों के दौर चले हैं। पहले भगवंत मान ने तंज भरे लहजे में कहा कि पीएम मोदी जिन देशों की यात्रा पर गए थे, उनकी आबादी से ज़्यादा तो लोग यहाँ JCB की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे कहना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है, वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई सब JCB देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ JCB चल रही है, JCB उनके इस बयान की विदेश मंत्रालय ने आलोचना की, कहा कि पीएम की विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाना गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। हालांकि मंत्रालय ने बयान में भगवंत मान का नाम नहीं लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने एक हाई स्टेट अथॉरिटी द्वारा ग्लोबल वेस्ट के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियां देखी हैं। ये हाई स्टेट अथॉरिटी को शोभा नहीं देता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत सरकार ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों से खुद को अलग करती है। इस पर फिर से भगवंत मान की टिप्पणी आई। मैनू फॉरेन पॉलिसी बारे पूछने का हक नहीं,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, ये गल क्यों नहीं मानते तुसी कि तुसी बिजनेस कराउण जाने हो किसी नूं? अब हालिया बयान पर भी कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली सुर्खी, ओडिशा में झारसुगुड़ा नाम का एक ज़िला है, राजधानी कटक से करीब 300 किलोमीटर दूर। यहाँ से पश्चिम बंगाल और झारखंड का बॉर्डर करीब 250-300 किलोमीटर ही है। इस जिले में 444 लोगों को अवैध बांग्लादेशी नागरिक समझ के हिरासत में ले लिया गया। अब इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ ओडिशा सरकार का विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी मजदूर थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके क्षेत्र के 23 मजदूर भी हिरासत में लिए गए हैं। कहा कि पश्चिम बंगाल के पर्यटक जो ओडिशा के पर्यटन का 14% हिस्सा रखते हैं, अगर वहाँ जाना बंद करेंगे तो ओडिशा की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वहीं ओडिशा की सत्ता में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने दावा किया कि इनमें से 335 लोगों के पास पश्चिम बंगाल के फर्जी दस्तावेज थे। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट भी पहुंचा है। कोर्ट ने ओडिशा सरकार से हिरासत का आधार पूछा है। साथ ही पश्चिम बंगाल ओडिशा के अधिकारियों को मजदूरों की रिहाई के लिए तालमेल बिठाने के लिए कहा है। कुछ की रिहाई हो चुकी है, मामले की बाकी जांच अभी जारी है। फिलहाल अगली सुर्खी, गुजरात के वडोदरा में हुए पुल हादसे पर शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। हादसे की वजह पेडेस्ट्रल और आर्टिकुलेशन का टूटना बताया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो पुल के नीचे और जॉइंट्स पर मौजूद महत्वपूर्ण पुर्जे या तो टूट गए थे या तो पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे। यही पुर्जे पुल को स्थिर रखने के साथ हिलने डुलने में यानी वाइब्रेट करने में मदद करते थे। ये शुरुआती रिपोर्ट सीएम भूपेंद्र पटेल की तरफ से बनाई गई है। हाई लेवल कमेटी जो उन्होंने गठित की थी वहां से जारी की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि 30 दिन के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। ऋषिकेश पटेल गुजरात सरकार के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कारणों पर बात की जाएगी। ये भी बताया कि लापरवाही के लिए 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इन सबसे इतर इस हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 19 हो चुका है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।